सब। जी सर। ठीक है। चलो, ये हमारी ऑफिशियल मीटिंग है आज, अगस्त 29, 2023। हमजा और वकास दोनों हम लोग साथ हैं। अभी हम लोग जो है बेसिकली विजिट करेंगे ऑटोमोटिव अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को। तो ये डॉक्यूमेंट हमने जो लिखा हुआ है उसके ऊपर जो है हम लोग डिस्कशंस करते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ सिस्टम्स हैं जो कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिकली आज देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा सा मैं अपोलोजाइज करता हूँ क्योंकि जब से आप लोगों ने ज्वाइन किया है, मेरे ख्याल में 2 या 3 दिन हो गए हैं। मेरे ख्याल में वो खास आप लोगों की कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकी किसी से। अ, सर। एक हमारा चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हम इधर काफ़ी ये बिजी किस्म का बिजनेस है। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस, चीज़ें वगैरह हो रही होती हैं। तो वो ऑलरेडी जो जैसे नॉरेज है वो काफ़ी बिजी होता है। तो इसलिए साथ साथ जिनसे हम लोगों को ये मतलब ट्रेनिंग्स, ऑन बोर्डिंग करना ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए आप लोग जो उनसे वो इंशाल्लाह पहले पहले ऐसे ग्रुप में बंदे होंगे जो कि खुद भी सीखेंगे, और आगे अगर इंशाल्लाह किसी और ने ज्वाइन करना हुआ तो उसको भी फिर सिखाएंगे लेके। ठीक है। इंशाल्लाह। इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को पता ही है। जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसकी अपनी लैंग्वेज, चीज़ें वगैरह हैं जो कि सीखना ज़रूरी है। उसके ऊपर हम लोग कुछ चीज़ों में बात करते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसमें वैसे कोई किसी के पास अगर शुरू में कोई इनिशियल क्वेश्चंस हैं तो अभी से बता दे, नहीं तो ये है कि मैं फिर स्टार्ट करता हूँ विजिट करना है सारे बुलेट पॉइंट्स को वन बाय वन। नहीं सर, आप स्टार्ट करें सर। नहीं, आप भी क्लियर है हमजा? जी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है नहीं इनिशियल? नहीं सर, एज ऑफ येट अभी फिलहाल कुछ नहीं। अच्छा, चलो ठीक है, दैट्स गुड। ऑल क्लियर। जो पहले चीज ये कि बल्कि क्वेश्चन जो है वो हम लोग पहला एड्रेस करते हैं कि वर व्हाट इज अ कार डीलरशिप। ठीक है। और और उसके जो से हैं क्या क्या उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली। ठीक है। और जी सर। और वो बेसिकली ये कैसे रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है और इसके एक्सपेंसेस कैसे होते हैं। और इसके अंदर फिर ये है कि इसका चार्ट ऑफ अकाउंट्स कैसा होता है। ठीक है। जी सर। तो कार राइट। डीलरशिप जो सी है वो बेसिकली एक बिजनेस है जो कि गाड़ियां सेल करता है, और कार्स की सेल्स होती है, सेल्स भी होती है, ऑब्वियसली परचेजिंग भी होती है। तो उसमें हम लोग उसको बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि सेल्स, सर्विस, परचेजिंग, और उसके अलावा पार्ट्स, उसके अलावा रेंटल्स भी हो सकते हैं। इसके पॉसिबल जो इसके जो फंक्शन है ना वो ये हो सकते हैं बेसिकली, कि मैंने इसके अंदर लिख भी दिया है कि जो सेल्स हैं वो उनको हम लोग ऑटोमोटिव सेल्स कहेंगे लेके। ठीक है। जी सर। ऑटोमोटिव सेल्स होगी, ऑटोमोटिव सर्विसिंग होगी, फिर ऑटोमोटिव परचेजिंग होगी, पार्ट्स जो उनसे हैं वो तो आपको क्लियर है क्या होते हैं, और रेंटल्स भी जो उनसे हैं वो अगर किसी को रेंट कर रहे हैं तो वो ऑटोमोटिव रेंटल्स होंगे लेके इसके। ठीक है। अम, इसके अंदर जो हम लोग इसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स मेन मेन होते हैं वो यही हो जाएगी आपका कि सेल्स, सर्विस, पार्ट्स और बैक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको एचआर भी कहते हैं लेकर। ठीक है। तो जी। इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो इसको हम लोग जो सा है उसको फिक्स्ड ऑप्स और वेरिएबल ऑप्स और बैक ऑफिस ऑप्स भी कहते हैं, अगर इनको हम लोग उसके ऊपर डिवाइड करें एज कैटेगरी वाइज। ठीक है। तो जी सर। जो हमारे बेसिकली क्या होगा कि जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं वो हो गए अगेन आपके बेसिकली। सेल्स, परचेज, जी जी सर्विस, पार्ट्स और रेंटल और एचआर। जी। तो ये आपके जिनसे डिपार्टमेंट्स हो गए। अब नाम से जाहिर है, साबित है कि सेल्स क्या करता है और सर्विस क्या करता है और पार्ट्स क्या करता है और बैक ऑफिस जो एचआर वगैरह है वो क्या करता है। अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली बैक ऑफिस ऑपरेशंस में आता है। तो जो जो डीलरशिप का जो फ्रंट होता है वो उसमें सेल्स और सर्विस और पार्ट्स आते हैं, जो फ्रंट ऑपरेशंस होते हैं लेके जिसमें। तो अब डीलरशिप इनकम कैसे जनरेट करती है। ठीक है। इनकम जो चाहिए डीलरशिप वो व्हीकल सेल से, व्हीकल सर्विस से और पार्ट्स की सेल से
और रेंटल्स से भी जनरेट कर सकती है। ठीक है। जी। आ, ये इसकी बेसिकली डायरेक्ट इसकी जो जो इसकी जो मेन जो इसके जो डिफाइंड ऑपरेशन है उसके थ्रू जो है ना ये इस तरह से जनरेट करती है। इसके अलावा भी इनकम जनरेट हो सकती है जो कि बेसिकली नॉन ट्रेडिशनल टाइप की या नॉन डिक्लेयर्ड इनकम है। जैसे अगर कोई इसने बिजनेस ने कोई एसेट की सेल परचेज की, जैसे फिक्स्ड एसेट बिल्डिंग ये वो सेल परचेज, या कोई कोई किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी से रिफंड आ गया, या और भी ऐसे एक्टिविटीज होती हैं कई जो कि आज जैसे गवर्नमेंट ने आपको कोई रीबेट दे दी, कोई टैक्स का रिलीफ मिल गया, तो वो इस तरह की चीजों से भी इनकम जनरेट हो सकती है, लेकिन वो आपकी नॉन ट्रेडिशनल इनकम हो जाएगी लेकिन। ठीक है। ठीक सर। तो अब नेक्स्ट ये है कि हम लोग इसकी इसके अंदर कंपनी के अंदर रोल्स क्या होते हैं। जैसे आप कह दें इसको कि हम लोग की ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स क्या होते हैं इसके अंदर। तो उसमें आप बेसिकली काफी सारी चीजें आ सकती हैं। तो जो टॉप रोल्स होते हैं वो नॉर्मली सीईओ, जीएम, जीएसएम, एफएनआई मैनेजर, और इसके अलावा सेल्स पर्सन, इंटरनेट मैनेजर वगैरह। अब इसको एक एक करके चलें। सीईओ तो नॉर्मली क्या होता है कि जो कि ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है। बाय द वे, जो डीलरशिप होती है उसके अंदर हम लोग एक वो भी हो सकता है कि एक ग्रुप भी हो सकता है। तो ग्रुप जो सा है ना, ये क्वेश्चन हम लोग इसको एड्रेस कर लेते हैं शुरू में ही। जब मैंने आपको डीलरशिप का मैंने बता रहा था कि उसमें ये भी हो सकता है कि एक एक डीलरशिप है, उसके कई स्टोर्स हैं, मल्टीपल लोकेशंस हैं, उसको मल्टीपल रूफटॉप्स भी कहते हैं। ठीक है। तो मल्टीपल रूफटॉप्स या मल्टीपल लोकेशंस को हम लोग वो फिर अगर अगर वो एज अ ग्रुप काम करेगी तो वो बेसिकली डीलरशिप ग्रुप हो गया देखिए। ठीक है। ये शुरू में डिफाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्रुप ऑपरेशन यानी जिसको इंट्रा कंपनी और ऑपरेशंस कहते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जो कि हम लोग बाद में विजिट करेंगे, लेकिन आपको जस्ट टू गिव यू ब्रीफ आइडिया कि हम लोग जो है वो इंट्रा कंपनी ट्रांजैक्शन नहीं होता कि एक स्टोर दूसरे स्टोर के अंदर ही जो है वो एक दूसरे से वो इन्वेंट्री एक्सचेंज करेगा या इन्वेंट्री परचेज करेगा, या फिर एक स्टोर दूसरे स्टोर को कोई की गाड़ी की इसके ऊपर सर्विस करेगा, या पार्ट्स की आपस में एक्सचेंज या सर्विस करेंगे। तो इस तरह के जो इस तरह के जो से इंट्रा कंपनी पेबल्स रिसीवेबल्स बहुत होते हैं। ये बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है, आई एम नॉट श्योर कि किसके साइड से आ रही है। अ, जी, अगर आप लोग अपने उसको म्यूट पे कर दें, लेके दोनों अपने उसको म्यूट को ऑन कर दें, और फिर जब क्वेश्चन होता है तो आप उसको स्पेस के बार को अगर हिट करेंगे तो वो खुद ब खुद आप उसका आपकी अनम्यूट हो जाएगा। लेके मेरे ख्याल में हमजा आपकी साइड से ही था, ये आपकी तरफ से बहुत ज्यादा वो इंटरफेरेंस आ रही है। तो जब आपने बात करनी हो ना तो आप सिर्फ सिंपली स्पेस के बटन को हिट करें, बात करें, तो वो टेम्परेली अनम्यूट हो जाएगा, फिर दोबारा से म्यूट हो जाएगा। वही सर। Okay. अच्छा। अब दोबारा से इस पे आते हैं हम लोग के डीलरशिप के ग्रुप भी उनसे वो ऑब्वियसली मल्टीपल सेपरेट और डीलरशिप्स होंगी जिसका हर एक अपना सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से होगी, लेकिन वो एज अ ग्रुप साथ में काम कर सकते हैं वो। तो इसके अंदर हम लोग का जो बेसिकली है वो ग्रुप है। हम लोग के ग्रुप के अंदर 6 स्टोर्स आते हैं जो कि 6 सेपरेट एक तरह से कंपनीज हैं जो कि एज अ वन यूनिट काम करती हैं। अब इसका जो रोल्स है, सीईओ का रोल जैसे मेरे पास है, क्योंकि मैं पूरे ग्रुप को देखता हूँ, पूरे ग्रुप ऑपरेशंस को देखता हूँ। हर स्टोर के ऊपर, स्टोर लेवल के ऊपर जो है, फिर इंडिविजुअल स्टोर लेवल के ऊपर एक एक जनरल मैनेजर होता है। जनरल मैनेजर को जो है उसके नीचे जो है वो जनरल सेल्स मैनेजर आता है, और एफएनआई मैनेजर आता है। ये सेल्स डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। तो जो मैं इसमें साथ साथ लिखता भी जाता हूँ कि सेल्स डिपार्टमेंट जो उनसा है वो जीएसएम और एफएनआई और इंटरनेट, ये जिनसे सारे उसके अंदर आते हैं। तो सर सॉरी सर, अगर आप अपनी स्क्रीन भी अगर शेयर कर देंगे तो जो ये आप साथ साथ लिख रहे हैं, क्योंकि आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, मे बी इन फ्यूचर दोबारा यूज़ भी हो,
तो जी जी, स्क्रीन भी आई थिंक उसके साथ ही रिकॉर्डेड आ जाएगी। ठीक है, सही है, मैं ये भी करता हूँ। हाँ। स्क्रीन शेयरिंग पे वैसे मैं आ रहा था, मैंने आप लोगों को पहले सिस्टम्स जिनसे, और जो ही मैं सारे सिस्टम्स के अंदर घुसना शुरू करूंगा तो फिर आप लोगों को वो स्क्रीन शेयरिंग भी हो जाएगी। मैंने इसलिए नहीं की कि अक्सर मुझे देखा है पाकिस्तान में जो है ना बैंड का इशू होता है, स्क्रीन शेयर करो या कुछ करो तो वो वॉइस जो है ना आपकी डिस्टॉर्ट होना शुरू होती है, तो मैं भी इस पे आता हूँ स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर भी। और राइट राइट। अच्छा, तो बहरहाल जो, अगर आप डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं तो लाइव साथ साथ चल रहा है। एक मिनट। जी सर, मैं डॉक्यूमेंट्स को देख रहा हूँ, आपकी ठीक वर्किंग है। फॉलो कर रहा तो ग्रुप हेड जो है वो सीईओ हो गया, और स्टोर हेड जो है वो हो गया जीएम हो गया, लिखे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसको इस तरह से चलते हैं कि फिर स्टोर लेवल के ऊपर जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट है, जिसके सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास जो लोग आते हैं वो आ जाते हैं आपके पास जीएसएम। जीएसएम स्टैंड्स फॉर जनरल सेल्स मैनेजर। एफएनआई स्टैंड्स फॉर फाइनेंस एंड इंश्योरेंस मैनेजर, ठीक है। और सेल्स सेल्स पर्सन तो ऑब्वियसली सेल्स पर्सन है। इंटरनेट मैनेजर, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा बिजनेस इंटरनेट के थ्रू होता है, सारी लीड्स इंटरनेट के थ्रू आती है, तो एक ऐसा रोल होता है जो कि सिर्फ इंटरनेट की लीड्स को मैनेज करता है, उनको असाइन करता है। अगर मल्टीपल सेल्स पर्सन है तो उनको असाइन करता है, या उनको उनकी परफॉर्मेंस पे नजर रखता है, या अगर किसी ने कोई चीज मिस कर दी है तो उसको उसके पीछे जाके उसको फिक्स करता है। तो ये उसको हम लोग बीडीसी भी कहते हैं, जो कि बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर जिसको हम लोग कहते हैं बेसिकली। फिर हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली नॉर्मली आपके पास जो है वो सर्विस मैनेजर आता है, और टेक्नीशियंस आते हैं, और डिटेलर्स। तो सर्विस डिपार्टमेंट में जो टेक्नीशियंस तो ऑब्वियसली मैकेनिक्स को भी कहते हैं। डिटेलर जो कि गाड़ियां साफ करने वाले होते हैं। पार्ट्स डिपार्टमेंट जो सा है वो उसके अंदर जो है आपके पास बेसिकली पार्ट्स मैनेजर आ जाता है, और पार्ट्स एसोसिएट भी होते हैं। अगर तो ऑपरेशन बड़ा हो तो उसमें फिर मल्टीपल रोल्स हैं। कई दफा एक ही बंदा जो सा है वो दो दो तीन तीन रोल्स को कर रहा होता है। तो इसके अलावा आपके पास जो है वो एक इन्वेंट्री का डिपार्टमेंट भी होता है, जो कि उसके अंदर लॉट मैनेजर और लॉट हैंडलर्स, यानी कि जो इन्वेंट्री की स्टॉकिंग करना, उनको आगे पीछे करना चाहिए गाड़ियों को, वो करना। वेंडर्स तो हमारे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा तो नहीं होता, लेकिन वेंडर्स एक बहुत क्रूशल पार्ट है कंपनी का। फिर हमारे जो बैक ऑफिस का जो क्रू है, उसके अंदर आपके पास एक होता है जैसे कॉम्प्ट्रोलर जिसे कहते हैं। कॉम्प्ट्रोलर जो है नॉर्मली अकाउंटेंट लेवल पर्सन होता है, लेकिन वो सारी उनको देखता है, अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह को देख रहा होता है। फिर एक हमारे पास ऑफिस मैनेजर होता है, जो कि बेसिकली ऑफिस की जो जितनी फंक्शंस होते हैं, चेक राइटिंग वगैरह, उनको उनको देखना। और फिर एक टाइटल मैनेजर होता है। तो टाइटल जिनसे होते हैं गाड़ियों की ओनरशिप का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग टाइटल्स कहते हैं, लिखे, ठीक है। तो तो एनीवे ये जो सा है ब्रीफ सा हमारा ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनके अंदर जो जी सर। हायरार्की वो ये है कि जो जीएम है उसको सेल्स डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट का हेड, पार्ट्स डिपार्टमेंट का हेड, और बाकी बैक ऑफिस ऑपरेशन का जो नॉर्मली कंट्रोलर जो होता है वो सारे जीएम को रिपोर्ट करते हैं, और जीएम जो है सीईओ को रिपोर्ट करता है। जीएसएम जो है वो नॉर्मली एफएनआई के ऊपर आता है। जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसका काम होता है कि जो लोन्स हम लोग गाड़ियों की जो परचेज जो सेल्स होती है उसमें लोन्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं। तो एफएनआई मैनेजर यानी फाइनेंस एंड इंश्योरेंस मैनेजर लोगों को फाइनेंसिंग, जिसको लोन्स भी कहते हैं, वो अरेंज करके देता है। और साथ ही जो है उसको जो सा इंश्योरेंस की प्रोडक्ट्स यानी वारंटीज, और जो क्या नाम है, वारंटीज वगैरह होती हैं। और इसके अलावा और काफी सारी चीजें, उनको हम लोग एड ऑन या एडिशनल प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, तो उस पे आ जाता है। जो ऑब्वियसली आपका जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स है वो भी बेसिकली हर कंपनी का हमने ऑब्वियसली स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, यानी स्टैंडर्डाइज का मतलब एक बना हुआ चार्ट ऑफ अकाउंट्स है जो कि हम लोग उसी से ऑपरेट करते हैं ये कंपनी के सारे ऑपरेशंस को। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जी सर। जी सर, क्लियर। अच्छा,
नेक्स्ट आते हैं हम लोग व्हीकल परचेसिंग के। तो जो हमारा जो मेन फंक्शन है बिजनेस का वो व्हीकल परचेसिंग और व्हीकल सेल्स है। तो पहले जो जो इस कहानी का आगाज है वो नॉर्मली व्हीकल परचेसिंग से होता है। तो व्हीकल परचेसिंग जो है उस पे आप आ जाए तो इसमें व्हाट इज अ विन। विन स्टैंड्स फॉर व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये होता है 17 17 अल्फा न्यूमेरिक, यानी उसमें नंबर्स और वो दोनों आ जाते हैं, उसके अंदर नंबर्स और लेटर्स दोनों आ जाते हैं, की स्ट्रिंग होती है और यूनिक होती है। यानी दुनिया में जितनी गाड़ियां हैं 1986 के बाद जो बनी है उनके अंदर एक 17 डिजिट का एक उनको एक स्ट्रिंग असाइन करते हैं जो कि वो यूनिक होती है और उसको विन नंबर कहते हैं और व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। पाकिस्तान में उसको चैसी नंबर भी कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअल जो उसका नाम है वो विन नंबर है। ठीक है। गाड़ियाँ परचेज कैसे होती हैं, हाउ आर व्हीकल परचेज्ड। परचेजिंग की जो सोर्सेज है हमारे पास, ये हमारे पास बेसिकली बन जाते हैं, ये चार मैंने आपके आगे लिखे हुए जो नॉर्मल परचेजिंग के जो सोर्सेज हैं। ऑक्शंस, ऑक्शंस जो है सबसे मेजर जो है ना, वो समझ लें कि 90% जो है ना सोर्सिंग वहीं से ऑक्शन से होती है लेके। ठीक है। और फिर आगे जो 7% एवरेज वो ट्रेड्स के थ्रू होती है। ट्रेड का मतलब है लोग पुरानी गाड़ी को बेचते हैं और नई गाड़ी को लेते हैं। ठीक है, पुरानी गाड़ी को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन ट्रेड करना एक्सचेंज करने को भी कहते हैं। तो और प्राइवेट यानी कि कोई अगर बंदा आ गया जो कहता है कि यार मुझे मेरी गाड़ी तो वैसे ही, मैंने नई गाड़ी नहीं खरीदनी लेकिन मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, तो उसको प्राइवेट परचेज कहते हैं, यानी प्राइवेट सोर्स से खरीदना हमने। ठीक है। और कंसाइनमेंट तो वो होती है जो कि आप ऑब्वियसली जो हम लोग किसी से परचेज किए विदाउट परचेजिंग, हम लोग वी आर सेलिंग इट फॉर देम बेसिकली, but we will settle the account once the sale is done। ठीक है। तो अच्छा, इसमें आगे जो है वो हम लोग इस पे आते हैं कि व्हाट इज ए व्हाट आर द मेजर इन्वेंटरी एक्सपेंसेस। तो इन्वेंट्री एक्सपेंसेस जो उनसे होते हैं वो हमारे पास एक तो होता है ओरिजिनल कॉस्ट और एक होती है एडेड कॉस्ट। तो उसमें हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट और एडेड कॉस्ट जो सी है वो उसको आप लोग इस तरह से देखते हैं कि द प्राइस पेड टू एक्वायर द व्हीकल। ठीक है। तो उसको हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट कहेंगे, ये एक्विजिशन कॉस्ट भी कहते हैं आप उसको लेकर। ठीक है। और एडेड कॉस्ट वो होती हैं जिनके अंदर आप, अब आपने व्हीकल खरीदी है उसके बाद उसने आपने उसको ट्रांसपोर्ट करना है, वो जहां से भी खरीदी है। अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, तो कई दफा ऐसे गाड़ी जैसी कैलिफोर्निया से खरीदी है और वो उसने आना है जॉर्जिया में, हमारा स्टोर है जॉर्जिया और कैलिफोर्निया का जो डिस्टेंस है वो कोई अबाउट 2700 ऑलमोस्ट 3000 माइल्स है, जो कि ऑलमोस्ट कितना बन गया लेके कोई पता नहीं 56-5500 किलोमीटर बन गया। तो वो गाड़ी इतना दूर से अगर आएगी तो ऑब्वियसली इसका ट्रांसपोर्टेशन वो ट्रक के ऊपर आएगी, किसी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के थ्रू आएगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन का बिल होएगा, तो वो उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कह देंगे लेके। और रिकॉन जो है इट्स अ शॉर्ट फॉर रिकंडीशनिंग। ठीक है, उसको हम लोग रिकॉन कहते हैं, इंडस्ट्री में नॉर्मली रिकॉन कहते हैं, लेकिन वैसे रिकंडीशनिंग यानी कि रिकंडीशनिंग में अगर कोई भी चीज़ है उसमें बॉडी रिपेयर, मैकेनिकल रिपेयर, टायर्स, व्हील, जितना भी उसके ऊपर खर्चा होता है उसको सारे को हम लोग वो कहते हैं, आ, हम लोग मेंटेनेंस एक्सपेंस इसमें डाल देंगे सर। जी मेंटेनेंस होगी, रिकंडीशनिंग होगी। आप लेट्स स्टिक टू द इंडस्ट्री टर्म्स। इंडस्ट्री टर्म जो सी है वो आप उसको बेशक अपने पास, उसको अगर आपको पुरानी कोई आपने टर्म्स यूज की हुई तो उसके साथ उसकी मैपिंग कर लें, लेकिन यहाँ पे जो उसकी हम्म। टर्म टर्म यूज होगी वो आप इसको रिकॉन कॉस्ट कहेंगे, यानी रिकंडीशनिंग कॉस्ट। और ठीक। मेन डिफरेंस ये है कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी, जो एक्विजिशन की जब आप अपनी जो मर्चेंडाइज है खरीद रहे हैं उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो होगी, और उसके बाद में जितना भी उस पर पैसे लगे वो एडेड कॉस्ट में चले गए। ओरिजिनल कॉस्ट नॉर्मली एक ही होनी चाहिए,
कि ये नहीं कि आपने एक ही टाइम पे किया, बार बार नहीं आनी चाहिए, लेकिन एडिशनल कॉस्ट जो वो मल्टीपल हो सकती हैं, कि आपने उसकी ट्रांसपोर्टेशन कराई, फिर आपने उसके टायर चेंज कराए, फिर आपने उसकी बैटरी चेंज कराई, फिर आपने जो कुछ भी कर, तो मल्टीपल एडिशनल कॉस्ट आती जाएंगी। ओरिजिनल कॉस्ट की जो एक ही नॉर्मली एंट्री होनी चाहिए। ठीक है। और आगे हम लोग आते हैं, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े से ये आउट ऑफ लाइन हैं, इनको हम लोग इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये पहले, इससे पहले हम लोग इन्वेंट्री एक्सपेंसेस को कैसे हैंडल करना होता है और कंडीशन रिपोर्ट क्या होती है। ये मैंने दो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और फिर ये आगे ये भी लिखा हुआ है कि व्हीकल्स को पे कैसे करते हैं और फ्लोर प्लान क्या होता है, ये सारा कुछ यहाँ पे आ गया। ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री एक्सपेंसेस जो से ओरिजिनल कॉस्ट नॉर्मली जो है, अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो ओरिजिनल कॉस्ट जो मतलब बेसिकली है वो अ, हम लोग नॉर्मली कैश या चेक देते हैं, जो कि नॉर्मली जो है ना थ्रू चेक, मेजोरिटी जो है वो आप समझ लें कि 98% ऑफ द टाइम जो है वो हम लोग इसको ओरिजिनल कॉस्ट को चेक के थ्रू पे करते हैं, देखिए। ठीक है। और और बेसिकली बल्कि ओरिजिनल एंड एडेड कॉस्ट जो है ना वो न, और उसके अलावा जो है, उसके अलावा कई दफा जो है समटाइम्स पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड और कैश। ठीक है। तो उसको हम लोग बेसिकली ऐसे कहेंगे कि कैश इज ऑलवेज एसीएच। डिस्करेज। कैश को हमने ऑलवेज ऑलवेज डिस्करेज करना होता है, लेकिन ठीक है, कैश ट्रांजैक्शंस को हम लोग अपने बिजनेस में हमेशा डिस्करेज करते हैं, यानी कि डू नॉट यूज कैश फॉर पेइंग एनीवन, फॉर डूइंग एनीथिंग, बेसिकली एनी एक्टिविटी, एक्सपेंस वगैरह। कैश जो ही आता है तो उसको डिपॉजिट हो जाना चाहिए। कैश को हम लोग ये प्रिंसिपल आप याद रखें, कैश कैश ट्रांजैक्शंस और डिस्करेज। ठीक है। जी सर। अच्छा, ये तो जो नॉर्मली एक्सपेंसेस हैं वो इनके व्हीकल के, वो नॉर्मली यही होता है कि अच्छा, इसमें हम लोग, मैं आपको चेक लिखती है, मैं इसमें लिखता हूँ ACH और चेक। तो व्हाट इज एन ACH? तो ACH इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बेसिकली, यहाँ पे अमेरिका में यूज होती है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, just like wire, लेकिन a little slow paced wire, like a wire, but second day delivery wire। ठीक है, यानी थोड़ा सा स्लो पेस पे जो वायर चलता है। तो इसकी नॉर्मली इसकी कॉस्ट जो चीपर होती है, चीपर देन अ वायर। वायर का पता है ना आपको, वायर क्या होता है? आप लोगों को दोनों को पता है ना कि वायर 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 क्या होता है? अकाउंटिंग ट्रांसफर। वायर ट्रांसफर जो बैंक करते हैं, किसी को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जी करनी जी है तो उसको वायर, पैसे वायर करना जो कहते हैं, देखिए। ठीक है ना। जी तो जी बिल्कुल। ACH अमेरिका में यूज होता है, मैंने देखा यूरोप वगैरह में इतना नहीं यूज होता, यहाँ पे होता है। आई डोंट रियली नो व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, लेकिन ACH बेसिकली इन इन लेमन्स टर्म्स इट मींस के यार ये बेसिकली स्लो पेस्ड वायर है, मतलब वायर की तरह ही जाता है। और इसको करता कौन है? वी कैन वी कैन रिसीव we can send and receive ACH and wires from our बैंकिंग पोर्टल्स। ठीक है, हम लोग अपने बैंकिंग पोर्टल्स में लॉग इन करके हम लोग खुद भी वायर्स भी स्केड्यूल कर सकते हैं और ACH भी स्केड्यूल कर सकते हैं, और स्केड्यूल यानी भेज सकते हैं उसको। ठीक है ना। अच्छा, कंडीशन रिपोर्ट क्या होती है? कंडीशन रिपोर्ट, जब भी व्हीकल्स को परचेस करते हैं तो उनकी एक उसकी जो से कंडीशन ऑफ द व्हीकल नोटेड एट द टाइम ऑफ परचेस। ठीक है। और अराइवल, जब व्हीकल की परचेज होती है तो उसकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन के अंदर मल्टीपल सेक्शन होते हैं, यानी इसकी बॉडी का एक एक पार्ट, यानी इसका लेफ्ट फ्रंट डोर, लेफ्ट रियर डोर,
उसका फेंडर कहते हैं, यानी कि जो दरवाजे के आगे, लेफ्ट दरवाजे के आगे जो जो व्हील के ऊपर जो एक वो होता है, मेटल का पीस होता है, उसको फेंडर कहते हैं। हुड, हुड को पाकिस्तान में बॉनेट कहते हैं, यहाँ पे हुड कहते हैं वो जो कवर करता है इंजन को। उसका फ्रंट बम्पर, उसका रेयर बम्पर, फिर राइट फ्रंट डोर, राइट रेयर डोर, और फिर राइट रेयर डोर के पीछे जो जो व्हील होता है उसके ऊपर जो एरिया होता है उसको क्वार्टर पैनल कहते हैं। तो सारा दरवाजों की क्या कंडीशन है, मैकेनिकली उसकी क्या कंडीशन है, उसकी बैटरी कैसी है, उसकी लाइट्स कैसी हैं, उसका जो इंजन के अंदर जितना की चीजें आती हैं उनको अंडर द हुड यानी कहते हैं, उनको वो मैकेनिकल उसमें आता है। फिर जो इंटीरियर जो है उसकी सीट्स वगैरह कैसी हैं, सारा कुछ कैसा है उसका। फिर उसके अंदर जो इंटीरियर के अलावा उसकी जो एक्सेसरीज हैं, यानी कि एक्सेसरीज को उसके अंदर जो रेडियोज और चीजें और पावर जी विंडोज और सर। जो लगे हुए हैं जो कैबिन के अंदर, यानी कि जहाँ जिस एरिया में आप बैठते हैं उसके अंदर जितनी चीजें होती हैं उनको एक्सेसरीज कहते हैं, जो लग्जरी आइटम्स भी होती हैं। तो वो कैसी चल रही हैं सारी की सारी। तो ये कंडीशन रिपोर्ट में हर आइटम के आगे ग्रीन येलो रेड, यानी ग्रीन का मतलब ठीक है, येलो का मतलब है इसमें कुछ मसला है, रेड का मतलब है कि इसमें डेफिनेटली कोई मसला है जो कि रिपेयर करने वाला है। तो ये कंडीशन रिपोर्ट होती है। ये क्यों इसका मेंशन किया हुआ है कि हम लोग जब व्हीकल खरीदते हैं तो उसके अंदर एक उसकी मोस्टली की कंडीशन रिपोर्ट होती है, जो कि ऑक्शन, स्पेशली जब ऑक्शन से खरीदते हैं तो ऑक्शन जो है वो हमें अगर कंडीशन रिपोर्ट में अगर कोई चीज लिखी हुई है और वो गाड़ी अराइव हुई और उसके ऊपर वो चीज डिफरेंट है, यानी कि कोई ऐसा मसला निकला है जो कि उसमें नहीं था, ऑक्शन के अंदर जो ऑक्शन ने कंडीशन रिपोर्ट दी थी उसमें नहीं था, लेकिन उसमें नया मसला निकला है, तो उसको हम लोग फिर ऑक्शन से डिस्प्यूट कर सकते हैं। उस प्रोसेस का नाम है आर्बिट्रेशन। ठीक है ना। आर्बिट्रेशन जो है यानी कि हम लोग उसको वो करने के वाले प्रोसेस को आर्बिट्रेशन कहते हैं, देखिए ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जी सर। जी सर, क्लियर। ठीक है। अच्छा, तो अगेन इसमें आगे क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हीकल्स को पे कैसे करते हैं आगे। तो इसका जवाब आप लोगों के सामने लिखा हुआ भी है, कि हम लोग नॉर्मली कैश वायर, बेसिकली यानी वायर और एसीएच करते हैं, चेक करते हैं या कैश करते हैं। या फिर एक और चीज है, इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली, ये आगे लिखा हुआ है, अगर आप पेज नंबर, आप लोग दोनों इस पे पेज नंबर 2 पे है कि नहीं? जी सर। जी सर। टू पे। पेज पेज नंबर 2 पे आप अगर देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि हाउ आर व्हीकल्स पेड, उसमें एसीएच और वायर, ये तो क्लियर है ना, एसीएच वायर। जी सर। जी सर। जी जी ठीक है। बिल्कुल। चेक और कैश, नॉर्मली कैश तो यूज नहीं होता, लेकिन लिख दिया क्या, चेक के साथ की कैटेगरी में आ जी जाता है। फाइनेंस यानी कि व्हीकल जो हमारी इन्वेंट्री फाइनेंसिंग, आपको पता है ना क्या चीज होती है? इन्वेंट्री फाइनेंसिंग का पता है आपको क्या चीज होती है? I'm busy यार, क्या? ओके, बिजी, सुको, बिजी। अच्छा, ये इन्वेंट्री फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट पता है किसी को? सर, ये वही होती है जो आपकी इन्वेंट्री में पड़ी हुई है चीजें और उसको आप फाइनेंस पे कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये बेसिकली लोन टाइप का होता है। इन्वेंटोरी फाइनेंसिंग बेसिकली ये होती है कि हम अपनी गाड़ियों को फाइनेंस करवाते हैं एक एक्सटर्नल प्रोवाइडर से। ठीक है। हम्म। वो हमें फॉर टाइम बीइंग के लिए हमें वो जो इन्वेंटोरी की कॉस्ट होती है वो हमें जो होती है वो इन सम वे कि हम उसकी कॉस्ट इनकर नहीं कर रहे होते। बेसिकली हमारे भी आप पे वो इनकर कर रहा होता है, और एट जब गाड़ी सोल्ड हो जाती है तो हमें उसको पे बैक करना पड़ता है। इन ठीक अदर हो गया। वर्ड्स जस्ट लाइक। बिजनेसेस, जो उनसे हैं वो अपनी जो इन्वेंट्री, जो माल खरीद रहे होते हैं, अपनी इन्वेंट्री, जो मर्चेंडाइज खरीदते हैं, वो मर्चेंडाइज अगर किसी बैंक से फाइनेंस करवा रहे हो, या बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे फाइनेंस करवा रहे हो, और फिर जो ही वो सामान बिकता है तो उसकी जो कॉस्ट है प्लस उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह था या चार्जेस थे, वो अगर पे करते हैं तो उसको उसको इस इंडस्ट्री के अंदर, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर, उसको कहते हैं फ्लोर प्लान करना। ठीक है। ठीक हो गया। अम, सही। और तो ये ये, नॉर्मली हम इसलिए करवा रहे होते हैं, लेट मी ऐड सर। जी, हाँ, हम नॉर्मली इसलिए करवा रहे होते हैं कि अगर समटाइम अगर हमारे बिजनेस में कैश फ्लो शॉर्टेज जा रही हो ना, तो हम फिर ये फाइनेंसिंग ऑप्शन में जा रहे होते हैं। ये लिक्विड कैश फ्लो जो होती है ना हमारी, आप जी। अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो तो ये बेसिक पर्पज इसका यही होता है कि हम अपने वो लिक्विड कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए, ताकि हमारा कैश द टाइमिंग यूज ना हो, तो हम उसको इस तरह फाइनेंस करवा लेते हैं गाड़ी। ठीक हो गया।
ठीक है। अच्छा, फ्लोर प्लान जो है वो थर्ड पार्टी सोर्सेस से आता है, तो वो उनको फ्लोर प्लान कंपनीज भी कहते हैं। ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन लिख दिया मैंने, बल्कि ये बिफोर हाउ आर व्हीकल्स पेड, इसके पहले मैंने लिख दिया है कि व्हाट इज ए फ्लोर प्लान। व्हाट इज ए फ्लोर प्लान इज बेसिकली, आप लोग देख लें, इन्वेंट्री फाइनेंसिंग इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ठीक है। और डन बाय फ्लोर प्लान कंपनीज। फ्लोर प्लान कंपनीज वो वाली फाइनेंस कंपनीज हो गई जो कि ऐसे बैंक हैं जो स्पेशलाइज करते हैं इस इन्वेंट्री को फाइनेंस करने का। जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की इन्वेंट्री है उसको फाइनेंस करने वाले जो बैंक्स हैं उनको फ्लोर प्लान बैंक्स कहेंगे। ठीक है। ठीक। तो आगे फिर ये जो आगे फिर ये जब जिसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि हाउ आर व्हीकल्स पेड। अब आप लोग दोबारा से, अगर हमारे पास अपने फंड्स हैं, यानी बिजनेस के पास अपने फंड्स हैं, तो वो उसको ACH या वायर कर देगा अगर दो ऑक्शन से खरीदे। नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि 98% जो परचेसिंग है वो ऑक्शन से हो रही होती है। तो अगर किसी ऑक्शन से लिया है तो वो उसको वायर चला जाएगा या ACH चला जाएगा। ये भी सारा कुछ ऑनलाइन ही सेटअप हुआ है, जो कि नॉर्मली क्या होता है कि वो उसको जो लॉग इन किया और उसको सेटअप उसको उसको जिनसे एक आध बटन क्लिक किया और वो जिनसे वो खुद वो उनका हमारा बैंक अकाउंट ऑक्शन के बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होता है। वो आपको डेमो देंगे कैसे होता है। तो वो साथ साथ जो है ना उसके अंदर ये कि फिर वो जिनसे वो साथ ही वो उसको जैसे वो हमारे अकाउंट से पैसे जिनसे हैं वो निकल गए उनके अकाउंट में चले गए। ठीक है। तो ये और अगर हमने उनको उसके थ्रू अपने अपने पैसों से नहीं पे करना, तो हमारे पास जो पेमेंट सोर्स के अंदर एक ड्रॉप डाउन के अंदर ये फ्लोर प्लान कंपनी का भी ऑप्शन आ रहा होता है, उसको सिलेक्ट करें तो वो फिर पैसे जो है वो हमारी फ्लोर प्लान कंपनी उन उसको ऑक्शन को पे कर देगी। और फिर हमने जो है जब गाड़ी बिकेगी, नॉर्मली 120 डेज का साइकिल होता है इसको पे करने के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है। 120 दिन की फाइनेंसिंग होती है, जो कि कितने 4 महीने बन के लेकर। ठीक है। तो हमारी कोशिश होती है कि 120 दिन यानी कि उनसे 4 महीनों से पहले पहले उसको बेच दें और उसको उनसे उसको पेमेंट कर दें वो जो फ्लोर प्लान कंपनी है। ठीक है। तो ये हो गया आपका पेमेंट सोर्सेज। अच्छा, हमारे पास जो है ना इसमें जूम कॉल में एक मसला ये है कि इसके 40-40 मिनट्स के सेशंस होंगे, क्योंकि ये मेरे ख्याल में जो है बेसिकली इतना नहीं। तो हमारे पास 4 मिनट रहेंगे, तो अभी इसको थोड़े से और कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं, उसके बाद फिर के इनको फर्दर जो है इन इन चीज़ों को लॉग इन कर करके देखेंगे क्या होता है। ठीक है। तो अच्छा, ये पैक अमाउंट फिर जो ये एक ऐसी अमाउंट होती है जो कि जो व्हीकल की जो कॉस्ट होती है ना, एक तो होती है ओरिजिनल कॉस्ट, एक होती है आपकी एडेड कॉस्ट। ठीक है। वो दो कॉस्ट तो आपको याद है ना, समझ आ गई दोनों को, क्लियर है ना हमजा? और जी सर। जी ओरिजिनल कॉस्ट, और उसके अलावा एक एक तरह से समझ लें एक फिक्टिशियस कॉस्ट होती है, यानी कि हम लोग अपने अपनी कॉस्ट को इन्फ्लेट करने के लिए उसको कहते हैं पैक अमाउंट डालना। लेकिन वो सिर्फ उसका उसका एक दो पर्पज होते हैं। एक तो होता है कि क्योंकि हम लोग जब सेल्स होती है तो हम लोग पे करते हैं लोगों को प्रॉफिट की परसेंटेजेस के ऊपर। तो प्रॉफिट की जो परसेंटेज है उसके अंदर एक एक फिक्टिशियस सी कॉस्ट ऐड हुई होती है, उसको पैक अमाउंट कहते हैं। लेकिन वो उसका एक और भी पर्पज होता है कि कई कई हमारे ऐसे एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं जो कि अनडिक्लेयर्ड एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो पैक, यानी कि हम लोग कहते हैं हमने हर व्हीकल के अंदर $1000 पैक ऐड कर देना है। तो वो ये होता है कि उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो अगर वो 10,000 थी, तो अब उसकी वो और उसके ऊपर फिर ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 थी, उसके ऊपर $1000 की एडेड कॉस्ट थी, और उसके ऊपर हमने $1000 फिर एक और भी ऐड कर दिया पैक। यानी अब वो जो फ्रंट एंड पे, यानी जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो फ्रंट पे जो नजर आ रहा होगा ना, बैक पे नहीं, फ्रंट पे जो नजर आ रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, उसकी जो कॉस्ट नजर आ रही है वो 12,000 नजर आना शुरू हो जाएगी उसकी। लेकिन जब हम लोग एक्चुअल नंबर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रन करेंगे तो वहां पे हम लोग वो 1000 एडजस्ट करेंगे, तो वहां पे उसकी कॉस्ट 11 आनी चाहिए फिर। ठीक हो गया। ठीक है, ये हो गया ठीक। पैक। आगे आ जाते हैं हम लोग, फिर ये फ्लोर प्लान की कॉस्ट क्या होती है। फ्लोर प्लान मैंने को बताया जो कंपनीज होती हैं वो उसकी, लेकिन उन सब की कॉस्ट भी होती है। यानी कि फ्लोर प्लान वाले जब भी हम लोग व्हीकल को फ्लोर करते हैं तो उनके उसके ऊपर वो लोग अपनी कॉस्ट फिक्स, उनकी कोई एडिशनल, यानी कि आपको जो ही आप एक्टिवेट करते हैं फ्लोर प्लान को, तो वो पर ट्रांजैक्शन हमें कोई जैसे $30 $40 वो उसका चार्ज करेंगे।
फिर उसके बाद हमें वो हर महीने जो सा है वो हर 30 डेज के बाद जो है ना व्हीकल का 10% जो सा होता है ना, जो लोन का आउटस्टैंडिंग, वो हमें उनको पे करना होता है। वो क्या करते हैं कि अपना बेसिकली अपनी कॉस्ट को कम कर रहे होते हैं। इन केस अगर उनको उनका लोन ना पे हो सका, तो वो ये होता है कि 120 दिन के बाद हमने ऑलरेडी उनको 40% पे कर चुके होंगे, यानी कि 10%, ये उसमें एक्चुअली सॉरी 30%। इनका हर पहली कर्टेलमेंट होती है 60 डेज के बाद, फिर नेक्स्ट कर्टेलमेंट 60 होती है डेज 90 डेज के बाद, फिर उसके बाद नेक्स्ट होती है 120, यानी कि वो अपनी 30% कॉस्ट निकाल चुके होंगे 120 दिनों के अंदर, अपने जो लोन उन्होंने कम कर लिया होगा। तो यानी ये 10-10% करके उनको कर्टेलमेंट, वो वाली पेमेंट है जो कि हमने प्रिंसिपल को रिड्यूस करने के लिए पेमेंट होती है, उसको कर्टेलमेंट कहते हैं। ठीक है। आ, फिर ये लोग, अच्छा ये एक आध मिनट रह गया, इसको मैं बंद करके नया सेशन स्टार्ट करता हूँ। फिर इसके अलावा जो है वो हमें इसकी जो अलावा कॉस्ट हैं उसके अंदर ऑडिट, यानी कि वो लोग हर महीने आके ऑडिट भी करते हैं और फिर उसके भी पैसे चार्ज करते हैं। फिर इनकी और फीस होती हैं, फिर प्लस इनका इंटरेस्ट रेट होता है। वो मेन जो इनका चार्ज आ रहा था वो इंटरेस्ट रेट के थ्रू आ रहा होता है। तो ये फ्लोर प्लान की कॉस्ट होती हैं। और फ्लोर प्लान का ऑडिट का मतलब भी यही है कि वो आते हैं, हर व्हीकल को टच करते हैं, तो वो उसका फ्लोर प्लान ऑडिट होता है। और फिर इसकी जो फ्लोर प्लान की जो कॉस्ट हर महीने या हर कुछ कुछ अरसे बाद आ रही है, उसको हमने पोस्ट करना होता है। तो उसको फिर पोस्टिंग का भी एक पूरा प्रोसेस है जो कि सीखना होगा। मैं आप लोगों को दोबारा से मीटिंग लिंक भेज रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं इनके। जी सर।